दुनिया में आपके सिलेबस में क्या है? मैथमेटिक्स है। कौन सा साइंस है? मैथमेटिकल साइंस है। ठीक है, कंप्यूटर आएगा आपके, कौन सा साइंस है? कंप्यूटर साइंस है। हिस्ट्री है, हिस्टोरिक साइंस है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल साइंस है। पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है। हर सब्जेक्ट साइंस है। इसके अलावा है तो केवल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है जिनमें साइंस नहीं होती, बाकी हर चीज के पीछे साइंस है। अरे देखो, आप सीधी सी बात, मुझे एक बात का जवाब दो। आपने कभी देखा होगा, बचपन में आपने सबने एक बात पढ़ी है, बचपन में आपने सबने एक बात पढ़ी, देखो ये जो साइंस है ना, साइंस को हिंदी में क्या बोलते हो? विज्ञान ही तो बोलते हो। अब इस विज्ञान का, साइंस का मतलब क्या होता है? ये साइंस आया ही किससे? ये आया है साइंटिया से। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। किसी भी चीज के बारे में जानना, पता करना ही क्या है? साइंस है। किसी बारे में जानना या पता करना मतलब आपको उसका क्या पता लगाना है? लॉजिक। उसी को आप साइंस कहते हो। अब आपके सर कैसे? इधर देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी में सर पढ़ाते हैं कि जैसे कोई नदी है, यहां से निकली, यहाँ निकली, यहाँ निकली, यहाँ जाके ये नदी खत्म हो गई। अब आप सर से पूछो, सर इसका क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कोई कारण है क्या? उसका पथ है, याद करना पड़ेगा आपको। अब आप कहोगे हिमालय से कौन सी नदी निकलती? गंगा निकलती है ना। सर हिमालय से क्यों निकलती है? दूसरे पर्वत से क्यों नहीं निकलती? भाई वहीं से उसका उद्गम है, निकलती है। कोई लॉजिक है क्या इसमें? कोई लॉजिक नहीं है, ये फैक्ट है। इनको याद करना पड़ेगा। सूरज किधर से उगता है? पूरब से। पूछो पश्चिम से क्यों नहीं उगता? लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक नहीं है, फैक्ट है। इनको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहाँ अस्त होता है? पश्चिम में अस्त होता है। क्यों सर? उत्तर में क्यों नहीं होता? नहीं होता। लॉजिक नहीं है इनमें, ये फैक्ट है। इनको याद करना ही पड़ेगा। सर पृथ्वी घूमती है, क्यों घूमती है? घूम रही है, कोई लॉजिक नहीं है। सर सूरज के चारों ओर ही क्यों घूम रही है? अरे भाई सूरज के चारों ओर घूम रही है, कोई लॉजिक नहीं है। आपको याद करना पड़ता है। हाँ, उससे आप ये एप्लीकेशन याद रखते हुए, सूरज के चारों ओर घूमती है तो क्या बदलते हैं? दिन रात नहीं बदलते नालायकों, ऋतुएं बदलती है। ऋतुएं बदलती है जब वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अपने अक्ष पे जब पृथ्वी घूमती है तब दिन रात बदलते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ऐसा घूम रही है। तो सूरज के सामने जो भाग है पृथ्वी का, उस पर क्या हो रहा होगा? दिन या रात? दिन हो रहा होगा ना। इसका प्रकाश यहां जा रहा है तो ये दिन है, और पीछे की तरफ रात है। अभी अपने अक्ष पे घूम रही है, ये घूम गई, तो जहां दिन था वहां क्या हो गई, और जहां रात था वहां क्या हो गई। तो सूरज अपने अक्ष पर घूमती है, उससे क्या बदलते हैं? दिन रात। जो कितने टाइम में घूमती है? 24 घंटे में। और सूरज के चारों ओर घूमती है, उससे क्या बदलती है? ऋतु में बदलती है, मौसम बदलते हैं। ठीक है, जो कितने टाइम में होते हैं? 365 दिन में। पढ़े हैं ना ये? अब इनकी कोई लॉजिक थोड़ी है, ये तो जो फैक्ट है उनको हम याद करते हैं। आपको कहा कि ये नदी यहां से निकल के यहां जा रही है, यहाँ गिर रही है, गिर रही है तो गिर रही है भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, फैक्ट याद करना पड़ेगा। कोई क्यों का कोई कारण आया क्या? कोई लॉजिक आया क्या? नहीं है। आपको हिस्ट्री में पढ़ाया होगा सर ने, ये बाबर है। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। अब आप पूछना सर क्यों का कोई लॉजिक है? था तो था भाई, बाबर का पुत्र हुमायूं था, याद करना है। ये युद्ध इस तारीख को हुआ था सर, इससे पहले नहीं हो सकता था क्या? अरे नहीं हुआ। इनके कोई लॉजिक नहीं है। साइंस में लॉजिकल बातें आती है। आपको सर पढ़ाते हैं बाबर का पुत्र था हुमायूं, क्यों था? कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, लेकिन साइंस में लॉजिकल बातें आती है। साइंस में पूछा बाबर ने ऐसा क्या किया, हुमायूं हुआ, तो ये लॉजिक है इसके पीछे। क्या किया उसने? जनन, रिप्रोडक्शन किया। भाई साइंस में लॉजिक है। रिप्रोडक्शन हुआ, जनन हुआ, तब जाके बाबर का पुत्र हुआ। सीधी सी बात है, नहीं होता तो नहीं होता। तो यहाँ पे लॉजिकल बातें आती है। तो साइंस पढ़ोगे तो आप लॉजिकल चीजें समझोगे, तो लॉजिकल चीजें बहुत सारी आएगी। आपको बस ये ध्यान रखनी है कि किसका लॉजिक क्या है। तो आपको समझा में ये रहता कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो दिन में होता है, और दिन में होता है तो दिन में मिलता है प्रकाश। तो दिन में प्लांट क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो दिन में प्लांट क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं? O2। अब यही बात हो गई रात में। रात में प्रकाश मिलना हो गया बंद, वो भी बेचारे क्या करेंगे? शोषण करेंगे। क्या लेंगे? O2 लेंगे। क्या निकालेंगे? इसलिए रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना। इसलिए आप वो दो अलग अलग लाइनें रटते हो कि दिन में तो प्लांट CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं, रात को O2 लेते हैं, CO2 निकालते हैं। ये दिन और रात का खेल नहीं है, ये खेल है प्रकाश संश्लेषण का।
ठीक है। अब पटवारी का पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा उसने घुमा करके कि सर दिन में ये हो रहा है, रात को ये हो रहा है, आप तो बताओ बीच में क्या हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का टाइम कौन सा टाइम है, संध्या टाइम। इस टाइम क्या होता है, इस टाइम कुछ भी नहीं होता, इस टाइम दोनों की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो क्वेश्चन आया था अभी पिछली बार पटवारी के पेपर में कि ऐसा टाइम जब न तो वो प्रकाश संश्लेषण करता है न वो शोषण करता है, वो कौन सा टाइम है, वो संध्या टाइम है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको संध्या टाइम के नाम से आते हैं। इसको बोलते हैं मिड टाइम जो होता है इवनिंग का और आफ्टरनून का, दोनों के बीच का जो टाइम होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे बताओ, श्वसन तो समझ में आएगी आपको, प्रकाश संश्लेषण में पूछो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक, कौन सा है? अब तो पूरा ही समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण क्या है, कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक। कैसे पता पड़ रहा है, रसायन बदल रहे हैं। ये देखो सर इधर केमिकल अलग है, अभिक्रिया होने के बाद अलग हो गए, या ये बोल दो सर हम लोग लेते CO2 में प्रकाश संश्लेषण में और निकालते क्या है, O2। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में भी कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक। इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो। चलो अब आप क्या करो, सबसे पहले तो ये 3 एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से। तीनों लिख लिए। अब प्रकाश संश्लेषण लिखा है ना, उसके नीचे ये इक्वेशन लिख लो। देखो इधर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके नीचे लिख लेना। ये देखो एरो, एरो पे लिखी जाती है कंडीशन कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल या पर्णविद की उपस्थिति होनी चाहिए। भाग कौन कौन लेगा, CO2 और H2O। बनेगा क्या क्या, भोजन और ऑक्सीजन। भोजन का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसको क्या कहते हैं, और क्या निकलती है, O2। ये पूरी रिएक्शन किसकी है, प्रकाश संश्लेषण। लिख लोगे ऐसे कैसे, लिखो। इसके नीचे लिखना प्रकाश संश्लेषण के नीचे इसको, वो तो मैंने तो वहां लिख दिया, आपको इसलिए लिखना प्रकाश संश्लेषण के नीचे लिखो, प्रकाश संश्लेषण है वो। ठीक है, लिख दिया। फिजिकल में मत लिखना, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। लिख लिया, बोलो। चलिए फिर अगर आप मुझसे पूछूं मैं कि बताओ कि भोजन का पकना या भोजन का सड़ना, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है, बिल्कुल है। क्योंकि भोजन अगर अपन, भोजन या फल ले लिया आपने उसको अगर अपन गर्म करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से उसमें रसायनों में परिवर्तन होते हैं, तो वो पक जाता है।
और गर्म करेंगे और हीट देंगे उसको, पड़ा रहेगा, गर्मी होगी तो और केमिकल बदलेंगे, पकने के बाद सड़ जाएगा। आप एप्पल लेके आते हो, बनाना लेके आते हो तो वो कहता है 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे। ये बोलते हैं ना, कच्चे केले भी हैं तो 1-2 दिन रखोगे बाहर तो गर्मी की वजह से पक जाएंगे। क्यों पक रहे हैं? क्योंकि हीट लेकर के उनमें केमिकल में चेंज आ रहा है, वो पक जाएंगे। 2-3 दिन और पड़े रहने दिया तो क्योंकि और केमिकल बदलेगा टेम्परेचर की वजह से और सड़ जाएंगे। तो पकना और सड़ना दोनों कैसा परिवर्तन है? तो लिख लो, पकना और भोजन का पकना या भोजन का सड़ना। भोजन का पकना या भोजन का सड़ना। पता है आपको? पता है आपको? लिखा? ठीक है, ये C6H12O6 लिखा हुआ, ठीक है ना, गलत मत लिखना। फिर नेक्स्ट बात, अब जैसे एग्जाम में आया था कि भाई गोबर गैस का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। क्वेश्चन पूछ लिया गोबर का सड़ना कौन सी है, क्योंकि गोबर सड़ेगा तभी तो गोबर गैस बनेगी। तो गोबर का सड़ना, वैसे सड़ना आ गया, वैसे मैंने बोला किसी भी पदार्थ का पकना हो चाहे सड़ना हो, केमिकल चेंज ही है, पर फिर भी लिख लो गोबर का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये दोनों तरीके से एग्जाम में आया हुआ है। गोबर का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है। लिखा? ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए, ढंग से समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि बादलों का बनना ये कौन सा परिवर्तन? बादलों का बनना, क्लाउड फॉर्मेशन, भौतिक है। क्यों? बादल बनते किससे? पानी से। पानी क्या है? केमिकल H2O। और बादल क्या होती है? वाष्प। वाष्प का फॉर्मूला भी क्या है? H2O। तो केमिकल तो वही है, पहले भी H2O बाद में भी H2O, तो केमिकल में तो चेंज हुआ नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन तो नहीं है, तो भौतिक होगा। अब भौतिक क्यों है? अवस्था बदल रही है, पानी था लिक्विड, वाष्प है गैस अवस्था। तो बादलों का बनना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। देखो भौतिक में बादलों का बनना, लिख दिया? ठीक है। फिर दिमाग लगाओ, लकड़ी का टुकड़े करना भौतिक या रासायनिक? भौतिक है। क्यों? क्या बदल रहा है? आकार बदल रहा है, और लंबाई बदल सकती है, चौड़ाई बदल सकती है, ठीक है ना। कुल मिला के सर, लकड़ी को अगर तोड़ेंगे तो लकड़ी टूटने पर भी लकड़ी तो रहेगी, केमिकल थोड़ी बदल रहा है। लकड़ी टूटने पर स्टील थोड़ी बन जाएगी, केमिकल तो वही है, केमिकल चेंज तो नहीं है। भौतिक क्यों है? क्योंकि सर लकड़ी टूटेगी तो लंबाई, चौड़ाई, आकृति, आकार ये बदल सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो अच्छा, लकड़ी का टुकड़े करना तो भौतिक है, लेकिन चौक का टुकड़े करना वो भी भौतिक है। और कागज का टुकड़े करना वो भी भौतिक है। अच्छा, पेन का टुकड़े करना? तो एक बात आपको समझ में आई क्या? किसी भी पदार्थ का टुकड़े करना क्या होता है? भौतिक। क्यों? पदार्थ का टुकड़े करने में पदार्थ तो वही रहेगा, नया पदार्थ थोड़ी बन जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन ही कागज, चौक, लकड़ी, कांच आदि का टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन। लिखो, किसी पदार्थ का टुकड़े करना, किसी पदार्थ का टुकड़े करना जैसे लकड़ी,
कागज, जैसे लकड़ी, कागज, कांच आदि, ठीक है, आदि का टुकड़े करना। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एप्पल का टुकड़े करना क्या है? टुकड़े करना तो भौतिकी है, लेकिन एलडीसी में क्वेश्चन क्या आया था? एप्पल का टुकड़े कर छोड़ने पर उसके रंग में परिवर्तन, वो रासायनिक है, क्योंकि एप्पल में होता है आयरन, और आयरन वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, और वो हो जाता है काला भूरा लाल। तो किसी चीज को काटना तो भौतिकी है, पर काट कर अगर छोड़ने पर उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और कलर चेंज हो रहा है, वो रासायनिक है। तो ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो लिख लो, रासायनिक में लिख लो, एप्पल को काटकर छोड़ने पर, एप्पल को काटकर छोड़ने पर, एप्पल को काटकर छोड़ने पर उसके उसके रंग में परिवर्तन, एप्पल को काटकर छोड़ने पर उसके रंग में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है? अब एप्पल का ही ठेका नहीं है, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पालक हो गया, बैंगन हो गया, सब में ये होगा, ठीक है। एप्पल तो इसलिए लिखा है एग्जाम में ज्यादातर फेमस एप्पल का ऊपर पूछा गया है। मैं आपको उसी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ जो एग्जाम में लैंग्वेज पूछी जाएगी, ताकि आप उसके फेमिलियर रहो, ठीक है ना। तो ये सब उदाहरण रासायनिक के। अच्छा, लोहे पर जंग लगना रासायनिक है। लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे के साथ पानी जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है और उस पर जंग लग जाता है। और ये से वैसे भी पता है हमको रासायनिक है, तो अनुत्क्रमणीय होगा या उत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय होगा, तो जंग से वापस लोहा थोड़ी बनता है, तो खराब हो जाता है, तो अनुत्क्रमणीय भी यही है सर। तो लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक। इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक। टेबल में लिखते हैं ना आप दोनों तरह से, भौतिक जिधर है, रासायनिक जिधर है। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कैसा है? रासायनिक है। ये भी क्लियर? अच्छा, किसी पदार्थ का टुकड़े कर दिए तो कैसा है? भौतिक। कागज के टुकड़े कर दिए तो, लेकिन कागज को जलाया तो रासायनिक। कागज को जलने पर रासायनिक क्यों है? रंग में परिवर्तन हो रहा है। और थोड़ा अच्छे से आंसर, अवस्था चेंज हो गई, अवस्था चेंज होने से रासायनिक कैसे हुआ? वापस कागज नहीं बदल, ठीक है। उससे भी बेस्ट आंसर सुनो, कोयला, कागज, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लकड़ी, कुछ भी होता है ना, इन सब में एक तत्व होता है कार्बन। और जब इनको जलाते हैं तो जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? पता है क्या आपको जलाने में सहायक गैस कौन सी है? हाँ, ऑक्सीजन है क्या? बचपन में पढ़ी है ना। तो जब इसको जलाने के लिए अपने को क्या चाहिए कि ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जब इसके साथ जुड़ेगी तो क्या बनेगा? CO2। तो केमिकल बन गया ना नया। पहले कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, पर बाद में बन गई, केमिकल में चेंज आ गया। तो जब जलाते हैं ना, तो कार्बन जब जलता है तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। केमिकल में चेंज तो हर बार होगा, इसलिए किसी पदार्थ का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। अब जलना तो अपन जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, साइंस में इसको कहा जाता है दहन। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंबशन। तो किसी पदार्थ का दहन करना, कंबशन करना, कौन सा परिवर्तन? कौन सा? रासायनिक है। तो लिखो सभी दहन की अभिक्रियाएं रासायनिक होती है। ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंबशन, सभी दहन की अभिक्रियाएं रासायनिक होती है। ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंबशन, सभी दहन की अभिक्रियाएं रासायनिक होती है, ठीक है। जैसे जैसे कोयला, पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल, डीजल,
केरोसिन, लकड़ी, कागज, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लकड़ी, कागज आदि का दहन, ये सभी कौन से परिवर्तन है? रासायनिक। अब ये तो याद है ना आपको कि जलने में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। सुना है कैसा? अरे इधर देखो, बचपन में आपने एक बात पढ़ी होगी, एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा। कौन सा? मोमबत्ती पढ़ी है क्या? कि मोमबत्ती जल रही है, इसके ऊपर कांच का ग्लास रख दिया, थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। पढ़ी है ना? अच्छा, थोड़ी देर बाद बुझती है, तो उससे पहले थोड़ी देर तक जल क्यों रही थी? वो क्यों जल रही थी? ग्लास तो खाली है। बिल्कुल, क्योंकि कोई चीज कभी खाली नहीं होती, उसमें हवा तो होती ही है, और हवा में अपने को पता है ऑक्सीजन है ही है, तो इसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन तो थी सही, और ये ऑक्सीजन किस में हेल्प कर रही थी? जलाने। तो थोड़ी देर तक तो जली है। तभी तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से तो पता लगाया ऑक्सीजन किस में सहायक है? दहन में सहायक है, जलाने में सहायक है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को आपने ऐसे भी तो देखा होगा कि भुट्टे सेकने वाला को देखा होगा कभी, रोड पे भुट्टा जो सेकता है। अब आप वो भुट्टा सेक रहा, अब आप कह रहे हो कि जल्दी सेक, तो वो क्या करता है? गत्ते से हवा करता है ना। हवा क्यों कर रहा है? भुट्टे को गर्मी लग रही है। गर्मी नहीं लग रही, हवा करेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा कोयले की तरफ जाएगी, कोयला जल्दी जलेगा, जल्दी जलेगा तो भुट्टा जल्दी सीख जाएगा। तो यही तो बता रहा है कि ऑक्सीजन हेल्प किस में कर रही है? जलने में हेल्प कर रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो दुनिया में कभी आग जलाई नहीं जा सकती। समझ आ गई? तो थोड़ी देर तक तो जल रही थी भाई, पर थोड़ी देर बाद अब क्यों बुझ गई? क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई वहां पे, क्योंकि पहले मोमबत्ती में था कार्बन, और ये जो बची कुची ऑक्सीजन थी इसके अंदर, ये ऑक्सीजन इसके साथ जल करके किसमें कन्वर्ट हो गई? CO2 में। तो धीरे धीरे सारी ऑक्सीजन बदल गई किसमें? CO2 में। तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से और किसकी अधिकता की वजह से? CO2 की अधिकता से आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तभी तो रट के आते हो, आग बुझाने में सहायक गैस CO2 है। अग्निशामक यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरी जाती है? CO2 भरी जाती है। अब याद आया? अरे बोलो। तो इस क्वेश्चन को SSC में भी पूछा गया है। कैसे? कि अगर किसी जलती हुई माचिस को नाइट्रोजन के भरे हुए जार में ले गए तो क्या होगा? पहला तेज जलेगी, दूसरा धीरे जलेगी, तीसरा बुझ जाएगी। लगाओ दिमाग, क्या होगा? बुझेगी। क्यों? उसने बोला है नाइट्रोजन से भरा हुआ जार है, ऑक्सीजन तो है नहीं उसमें। अब नाइट्रोजन तो कुछ भी हो, उसको हमको क्या लेना देना? उसको जलने के लिए तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन है ही नहीं, बुझ जाएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो। तो मुझे एक बात का जवाब दे दो कि सभी दहन की अभिक्रियाएं भौतिक होती है या रासायनिक? रासायनिक होती है, क्योंकि ये प्रोसेस होती है। कोई भी कार्बन उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बना लेता है? CO2 बना लेता है। ब्रैकेट में लिख दो ये, जहां पे ये लाइन लिखी उसके, कि इसलिए रासायनिक है क्योंकि रसायन बदल रहा है इसमें। समझ आया? ठीक है। बच्चे ने जैसे जैसे रटा कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब जलना रासायनिक है, अगली बार LDC के पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछा। क्वेश्चन था कि मुझे बताओ बल्ब का जलना भौतिक या रासायनिक है? लगाओ दिमाग। भौतिक है। क्यों? अवस्था में बदल रहा हो, परिवर्तन हो रहा है। कैसे? कौन सा किस में बदल रहा है? कौन सी अवस्था किस में बदली? अवस्था कौन कौन सी होती है पता है ना? कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बल्ब जला के छोड़ के गए तो परसों आके देखेंगे तो बल्ब की अवस्था कैसी हो जाएगी? लिक्विड, गैस। तो बोल रहा है अवस्था बदल रही है।
समझ में आया? ये देखो बहुत से जनों के दिमाग में आता है कि अवस्था नहीं बदल रही भाई, सॉलिड बल्ब है तो सॉलिड ही रहेगा, कल भी सॉलिड रहेगा, परसों भी सॉलिड रहेगा, और संडे आएगा तो संडे को भी सॉलिड ही रहेगा, अवस्था नहीं बदल रही, बल्ब जलता है तो। अब बता क्या बदला? टेम्परेचर। वेरी गुड। बल्ब जलता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। आपके ऊपर बल्ब जला के नीचे बिठा रखा है आपको, थोड़ी देर बाद गर्मी लगती है ना, क्योंकि बल्ब जलने पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, और टेम्परेचर ताप दाप कौन से गुण है? भौतिक गुण है। इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। बल्ब जलने पर किसमें परिवर्तन होता है? ताप में परिवर्तन होता है। समझ में आया? अरे बोलो। तो ये भौतिक परिवर्तन, अवस्था नहीं बदल रही, अवस्था तो वही है, सॉलिड का सॉलिड ही है। हाँ, किसी के दिमाग में एक एग्जाम्पल और आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन कि सर जब बल्ब जलता है तो प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। किसी के दिमाग में ये बात जरूर आई होगी। तो सर जब विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है ना, तब कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज होना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या विद्युत में कोई केमिकल है? धारा में कोई केमिकल होता है क्या? H2O है, CO2, NO2, कोई भी केमिकल नहीं है ना। धारा तो क्या होता है? आवेश का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की गति, इसी को तो धारा कहते हो। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसको धारा कहते हैं। धारा में कोई केमिकल नहीं है। अब धारा, विद्युत धारा किसमें बदल गई? प्रकाश में। प्रकाश में कौन सा केमिकल है? कोई केमिकल नहीं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो कोई केमिकल किसी में नहीं बदल रहा। बस प्रकाश या बल्ब जब जलता है तो ताप बढ़ जाता है, और ये कौन सा गुण है? भौतिक गुण है। तो बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक। लेकिन ट्यूबलाइट जले तो भी भौतिक ही है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा वहां भी। तो बल्ब नहीं रटना है, बल्ब जले चाहे ट्यूबलाइट जले, लेकिन CFL जले तो भी भौतिक ही है। अब समझ आ गई? तो लिख लो, बल्ब ट्यूबलाइट आदि का जलना भौतिक परिवर्तन है। बल्ब ट्यूबलाइट आदि का जलना भौतिक परिवर्तन है। लिखा? चलो, अब बच्चे ने जैसे तैसे ही रटा। अगली बार फिर एग्जाम में क्वेश्चन बदला। पुलिस के पेपर में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आया कि मोमबत्ती का जलना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत सारे पेपर में आ चुका है ये। मोमबत्ती का जलना है, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा उपरोक्त दोनों। दिमाग लगाओ, बोलो। रासायनिक है क्या? भाई रासायनिक तो है ही है। कैसे पता पड़ा? वो रहा, मोमबत्ती जब जलाई थी तो C+O2 CO2 बन रही थी। मोमबत्ती के जलने में रासायनिक परिवर्तन तो है, ये तो कंफर्म है। भौतिक कैसे है? किसकी अवस्था बदली? मोम पिघल रहा है। मोम जो पहले सॉलिड था वो किस में बदल रहा है? लिक्विड में। फिर वापस जमने के बाद लिक्विड वापस किस में बदल जाता है? सॉलिड में। अवस्था भी तो बदल रही है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। समझ आ गई? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगली बार पूछा कुछ टाइम बाद, तो कैसे पूछा कि भौतिक और रासायनिक उपरोक्त दोनों था ही नहीं। अब आंसर क्या दोगे? मोमबत्ती का जलना है भौतिक या रासायनिक? तो अब दोनों में से एक देना है, तो पहला आंसर क्या देना पड़ेगा? रासायनिक। ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चे ने रटा, फिर क्वेश्चन बदला, फिर वापस अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया? क्वेश्चन आया कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल उसने बोला है कि मोम का पिघलना, मोम पिघल रहा है, तो मोम पिघलने के लिए जलने की आवश्यकता नहीं है। मोमबत्ती को तवे पे रख दोगे ना तब भी पिघल जाएगी। ठीक है, तो वो केवल भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन मोमबत्ती जलेगी तो C+O2 CO2 तो बनेगी, रासायनिक तो होगा ही होगा। मोम पिघलेगा भी, भौतिक भी होगी। समझ में आ गए? 3 क्वेश्चन बोले मैंने, ढंग से सुनना। मोमबत्ती का जलना है भौतिक रासायनिक दोनों। दूसरी क्वेश्चन, अगर उपरोक्त दोनों ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो रासायनिक टिक करना है। और तीसरा, मोम का पिघलना कौन सा है? भौतिक है। समझ आ गया? तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, तीनों के आंसर अलग अलग। किताबों में पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिख लो, नोट डाल के लिख लो, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है।
मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। समझ आ गया क्या? अभी अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो रासायनिक को टिक करना है। ये अपने हिसाब से लिख लो आप, जैसे जैसे सही लगे आपको, कि उपरोक्त दोनों का ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो रासायनिक को टिक करना है। लिखा? ठीक है, और वो लिख लो, क्या लिखना है? मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये मोम का पिघलना कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। तो लिख लो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? यहां तक की कहानी समझ आ रही है अच्छे से? बिल्कुल। अरे बोलो। ठीक है, जगह रहो, आंसर दोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलो फिर थोड़े से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये बताओ आप लोग, लोहे का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक है? लोहे का चुंबक में बदलना कैसा है? दिमाग लगाओ। आपने बचपन में जैसे किसी के ऑफिस में देखा होगा, ऑलपिन का डब्बा पड़ा रहता है, उसमें ऐसे मैग्नेट सी होती है और इसके ऊपर ऐसे ऑलपिन चिपकी रहती है। देखिए कभी ऑफिस में गए होंगे तो ऑलपिन जो होती है वो मैग्नेट के ऊपर चिपकी रहती है। अब उस जो ऑलपिन चिपकी हुई है और एक मार्केट से आप ऑलपिन का डब्बा लेके आए, वहां से एक ऑलपिन निकाली, एक ऑलपिन यहां से उठाई, इन दोनों को लोहे के पास ले गए, कौन सा लोहे की तरफ आकर्षित होगी? ये वाली होगी क्या? क्योंकि ये जो स्टील की चुंबक है, स्टील की होती है, ये जो स्टील की चुंबक है, स्टील की जो ऑलपिन है, ये चुंबक के संपर्क में रहने पर इसमें भी कुछ समय के लिए कौन सा गुण आ जाता है? चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म आ जाता है, क्योंकि ये इसके साथ चिपकी हुई है। तो ये कुछ अमाउंट में लोहे के साथ आराम से चिपकने लग जाती है, लेकिन लंबे समय तक इसको दूर रखे तो चुंबकत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वापस। अच्छा, ये वाली ऑलपिन चिपकेगी क्या इसके पास? नहीं, दोनों है तो स्टील की ना, सेम ही है, पर एक चिपक रही एक नहीं चिपक रही। तो जब ये वाली चुंबक जो थी, इसको चुंबक के साथ में रखा, ये वाली जो ऑलपिन थी इसको चुंबक के साथ में रखा, इसमें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से कौन सा गुण आ गया? चुंबकत्व आ गया। तो अब ये जो स्टील की चुंबक थी, अब ये लोहे में बदल गई या कॉपर में बदल गई या चांदी में बदल गई या गोल्ड में बदल गई? किस में बदली? किसी में नहीं बदली ना, अभी भी स्टील की है। तो कोई केमिकल में थोड़ी चेंज हुआ इसके, पहले भी स्टील की चुंबक थी, अभी भी पहले भी स्टील की आलपिन थी, अभी भी स्टील की आलपिन है, बस इसमें कुछ समय के लिए क्या आ गया? चुंबकत्व आ गया। तो ये तो भौतिक परिवर्तन ही है। जब तक रसायन में चेंज नहीं हो तब तक रासायनिक परिवर्तन आंसर नहीं देना। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक ही है। लिखो, लोहे का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन है। कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू मैग्नेट, लोहे का चुंबक में बदलना। ठीक है, ठीक है। आगे की बात सुनो। अगर आपको ये पूछा जाए कि जल में नमक का घुलना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक या भौतिक? रासायनिक क्यों? नहीं, मिल तो गया, तो केमिकल थोड़ी बदला।
ऐसा समझो, अगर ये रासायनिक परिवर्तन होता तो जब जल के अंदर नमक घुलता, दो चीजें तो पहले ही है, एक जल और एक नमक, अगर ये रासायनिक परिवर्तन होता तो नया पदार्थ बनता। चेक करते हैं बना कि नहीं बना। जल के अंदर नमक घोल दिया, अब नमक का विलयन बन गया, नमक का सॉल्यूशन बन गया, उसको गर्म करो, गर्म करोगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, बचा क्या रह जाएगा? नमक। पहले भी नमक और जल ही था, अभी भी तो नमक और जल है, तीसरा पदार्थ कहाँ है इसमें? कोई नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। अगर केमिकल रिएक्शन हो जाते तो जिंदगी में कभी नमक प्राप्त कर ही नहीं पाते। नमक प्राप्ति हम इसी वजह से कर पाते हैं, समुद्री समुद्री जल लाते हैं या समुद्र के किनारे पानी भाप बन के उड़ जाता है, बचा क्या रह जाता है? नमक, क्योंकि उनके बीच में कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई होती तो तीसरा नया पदार्थ मिलता आपको। मिला क्या? नहीं मिला। इसलिए जल में नमक घुले चाहे चीनी शक्कर घुले, दोनों ही भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब जल में नमक या चीनी घोल देते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं, ध्यान रखना। अगर किसी ने थोड़ी बहुत आपकी साइंस अच्छी होगी तो मुझे एक बात बताना, जिसका घनत्व ज्यादा होता है ना, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो हल्का होता है भारी? वो भारी, ये तो सबको पता है। और भारी चीजें कहाँ रहती है? नीचे। और जिसका घनत्व कम होता है वो कहाँ रहता है? ऊपर। ठीक है, वो होता है हल्का, और वो कहाँ रहता है? ऊपर। ऐसा सुना है कभी? तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ जल पर तैरती है क्यों? अब बर्फ तैर रही है तो बर्फ ऊपर है, मतलब बर्फ का घनत्व क्या है? कम है। किससे? पानी से। फिजिक्स में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो बर्फ का घनत्व कम होता है तो जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर रहता है, हल्का होता है, और हल्का होता है तो वो हमेशा ऊपर रहेगा और तैरेगा। लेकिन इसी बर्फ को जब अल्कोहल में डुबा दिया जाता है, अल्कोहल में डाला जाता है, शराब में डाला जाता है, तो ये डूब जाती है। क्यों? अल्कोहल का घनत्व कम है और बर्फ का घनत्व ज्यादा है, इसलिए बर्फ नीचे आ जाती है, अल्कोहल ऊपर रहता है। तो एक बच्चे ने ये पूछा, सर अल्कोहल में क्या बर्फ डूबेगी? डूबेगी नहीं डूबेगी? अरे अल्कोहल में दुनिया डूबी पड़ी, बिल्कुल डूबती है। क्यों? अल्कोहल का घनत्व कम होता है। ठीक है, इसलिए अल्कोहल को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता। खुला छोड़ोगे तो घनत्व कम है, तुरंत क्या होगा? उड़ जाएगा। ठीक है, पावर वाला जो पेट्रोल आता है उसमें पेट्रोल में क्या मिलाते हैं साथ में? अल्कोहल मिलाते हैं। पेट्रोल भराने जाना महंगा है सस्ता है? नॉर्मल से महंगा है। क्यों? क्योंकि उसमें पावर है, तभी उसको आपको खुला नहीं रखते हो। खुला रखोगे ना तो पेट्रोल उड़ जाएगा। इसी वजह से भी घनत्व कम है, बहुत जल्दी भगेगा। आई बात समझ में? तो जिसका घनत्व कम होता है वो हल्का होता है, हल्का होता है तो चीजें कहाँ जाती है? ऊपर। ठीक है, ये सारी बातें इनसे ही जुड़ी हुई है, अच्छे एग्जाम्पल्स से। चलो, तो मैं आपको यही बता रहा था, कौन सी लाइन लिखा रहा था लास्ट? नमक। तो पानी में जब नमक मिल जाएगा तो पानी के अंदर पदार्थ मिल गया ना, घनत्व तो बढ़ जाएगा उसका, भारी हो जाएगा वो। चलो लिख लो लास्ट लाइन आज की, जल में नमक या शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक या शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक या शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो 90% ये टॉपिक हो गया। कुछ एक 10-15 मिनट के 8-10 एग्जाम्पल और है जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के में कोई डाउट? समझ आ रही है साइंस? थोड़े थोड़े देखो पढ़ते जाओगे ना समझ में आ जाएगा। अपन पहले दिन में टेंशन मत लेना कि हाँ सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने साइंस बहुत सालों बाद पढ़ी होगी। है क्या ऐसे? होंगे, बहुत सारे होंगे। 8 सालों में तो 10वीं के बाद पढ़ी कहाँ साइंस? कोई कंपटीशन की तैयारी की होगी तो भले ही पढ़ा होगा, और कंपटीशन में तो ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं लोग। अब सीईटी का पेपर अच्छा आएगा भैया, ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। और सीईटी कौन करवा रहा है? अधीनस्थ बोर्ड की तो वैसे ही आपको पता है कैसे आते हैं लेवल। आरपीएससी से ज्यादा अच्छा पेपर आता है सीईटी का। एलडीसी का पेपर उठा के देखना, आपको मालूम पड़ेगा क्या लेवल है। आप कल का अगर पेपर उठा के देखोगे तो मालूम पड़ेगा क्या लेवल आ रहा है। तो पेपर अच्छा आता है तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो, हंसते खेलते सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता। मन लगा के पढ़ोगे, समझ में अच्छे से आएगा और आपका आना यहाँ पे सफल होगा। और नहीं पढ़ सकते तो
कहीं भी जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ना आपको ही है, हम तो केवल क्या करा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। नोट्स बना दिए, अच्छे से समझा दिए, आज जो पढ़ाया समझ में आ गया ना। अब आपको ये याद कब रहेगा, जब घर जाकर के वापस क्या करोगे, रिवीजन। बच्चा क्या करता है, सर समझ में तो आता है, याद नहीं रहता। अरे भाई, याद रखने के लिए घर पे रिवीजन करना पड़ता है, उसमें टीचर थोड़ी कुछ करेगा, ठीक है ना। लास्ट में वही बोलता है, जब डेली पूछते हैं ना, समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इसलिए आप जवाब भी दे रहे हो, मतलब आ गया, हमने हमारा काम करवा दिया, नोट्स बनवा दिए। अब घर पे जब तक आप रोज रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक सब बेकार है। अब आप इसको कल परसों जाके देखोगे, परसों जाके देखोगे ना, सब गायब हो जाएगा।